Assalamu alaikum. Dr. Zahida Parveen here. I am Assistant Professor of Special Education at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of teaching of mathematics to mentally challenged children. This course belongs to Masters in Special Education and the area of specialization is mentally challenged. The course code for this course is SPED 4139 and it is a course of 3 credit hours. Today's lesson is about characteristics and relationships of mathematics. So we will discuss characteristics of mathematics, different dimensions of characteristics, and then we will discuss all the relationships of mathematics with other subjects. These are few characteristics of mathematics. In literature you can find many more characteristics, but here in lecture we will discuss only these 7 characteristics of mathematics. These are logical sequence, structure, precision and accuracy, abstractness, mathematical language and symbolism, applicability, generalization and classification. Now we will discuss in detail one by one. First characteristic of mathematics is logical sequence. This is basically the main characteristic of mathematics. The study of mathematics begins with few well-known, uncomplicated definitions and postulates and proceeds step by step to quite elaborate steps. Mathematics learning always proceeds from simple to complex and from concrete to abstract. These two characteristics are the major characteristics of mathematics. First one is simple to complex and second one is concrete to abstract. जब भी हम मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या डिफ़िकल्टी लेवल जो है उसको हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाते हैं. एंड सिमिलरली हमारे जो टीचिंग सीक्वेंस होता है वो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है. यानी पहले हम वो पहले हम वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना शुरू करते हैं जो कॉन्क्रीट बेस उनकी होती है और आहिस्ता आहिस्ता जब मैथमेटिक्स डिफ़िकल्टी लेवल उसका इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ हमारा जो उसका लेवल है वो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है. इट इज़ अ सब्जेक्ट इन विच द प्रीवियस नॉलेज हैज़ अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस बिकॉज किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए अगर आपके पास किसी भी बच्चे के पास पहले से प्रीवियस नॉलेज मौजूद नहीं है तो एक नए कॉन्सेप्ट की जो फाउंडेशन है वो नहीं रखी जा सकती. फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा डिपेंड्स ऑन अरिथमेटिक, द कैलकुलस डिपेंड्स ऑन अलजेब्रा, डायनेमिक्स डिपेंड्स ऑन द कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री ज्योमेट्री एंड सो ऑन. सो बेसिकली कोई भी हम मैथ्स का टॉपिक ले लें उसके पीछे उसकी कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होती है. बच्चे के पास वो बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इवन विद इन दीज टॉपिक्स द सेम डिपेंडेंस इज फाउंड. सो क्रक्स ये है इस स्लाइड का कि जब भी हम एक स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाने के लिए मैथ्स जाते हैं तो उनका प्रीवियस नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज बच्चों के पास होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो प्रीवियस नॉलेज बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स में मौजूद नहीं है, उनको वो पिछली लर्निंग नहीं हुई तो आप नया नॉलेज जो है या नया कॉन्सेप्ट उसकी फाउंडेशन नहीं रख सकते जब तक कि वो प्रीवियस नॉलेज जो है वो बच्चे को एफिशिएंटली याद नहीं होगा. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिक्स इज स्ट्रक्चर. What structure is, generally speaking, a structure denotes the formation, arrangement and articulation of parts in anything built up by nature or art.
सो ये जनरली हमने स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ी है कि व्हाट स्ट्रक्चर इज फॉर्मेशन या अरेंजमेंट, किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन या अरेंजमेंट जो होती है उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ये नेचुरली भी हो सकता है और मैन मेड भी डेवलप किया जा सकता है। बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन मैथमेटिकल स्ट्रक्चर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, फॉर्मेशन और रिजल्ट ऑफ पुटिंग टुगेदर ऑफ पार्ट्स। सो जब हम इसको मैथ्स में अप्लाई करते हैं तो जब हम किसी भी चीज़ की मैथमेटिकल सिंबल्स की अरेंजमेंट बनाते हैं, उनकी फॉर्मेशन बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। द फेमिलियर ऑपरेशंस ऑफ एडिशन डिनोटेड बाय एडिशन साइन and multiplication denoted by multiplication sign of natural numbers are operations on set n of natural numbers। जैसे हम नेचुरल नंबर्स को n से शो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस से शो करते हैं, एडिशन का अपना एक साइन है, सब्ट्रैक्शन का अपना एक साइन होता है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सिंस द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर्स की यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, बट सब्ट्रैक्शन इज एन ऑपरेशन ऑन अ सेट वन ऑफ ऑल इंटीगर्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। Mathematics is known as an exact science because of its precision। बहुत कम साइंसेज ऐसी हैं जो कि एग्जैक्ट साइंस हम उसको कह सकते हैं, जिसमें कोई भी ऊंच नीच का नहीं हो सकता। यानी जितना जो आप जब एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं मैथ्स का, तो वो बड़े ही एक स्पेसिफिक वे में करना होता है, उसके स्पेसिफिक उसका आंसर होता है, एग्जैक्ट एक आंसर होता है। आप ये नहीं कर सकते कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या उसमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। जो भी उसका सोल्यूशन का तरीकाकार होता है आपने उसी को अडॉप्ट करना होता है, और जो उसका आंसर आना होता है वही उसको लेकर आना होता है, अदरवाइज दैट क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। इट इज परहैप्स द ओनली सब्जेक्ट विच कैन क्लेम सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट्स। इन मैथमेटिक्स द रिजल्ट्स आर आइदर राइट और रॉन्ग, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो इसमें कोई तीसरा तरीका नहीं होता, कोई इसमें तीसरा ऑप्शन नहीं होता। यानी आपका आंसर जो है वो या एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। एट अ टाइम वो या तो वो राइट होगा या वो रॉन्ग होगा। आप ये नहीं कह सकते कि इस वक्त ये जो क्वेश्चन का मैंने आंसर निकाला है मे बी ये राइट हो या मे बी ये रॉन्ग हो, ठीक है, लेकिन ये राइट भी है और रॉन्ग भी है, या उसमें कोई और तीसरा तरीकाकार नहीं हो सकता। The results are either there is no midway possible between the right and wrong. Mathematics can decide whether or not its conclusions are right. Mathematicians can verify the validity of the results and convince others of its validity with consistency and objectivity. So decide कौन करता है कि ये आंसर right है या wrong है? These are the mathematicians. जिनको मैथ्स का सारे सॉल्यूशंस प्रोसीजर्स का पता है, वो इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं और उसको वैलिड रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट की वैलिडिटी है उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये आंसर ठीक है और ये इसका मेथड ठीक है। अदरवाइज जो है वो एक आम इंसान उसको डिसाइड नहीं कर सकता, जिसको मैथ्स जिसका बहुत अच्छा नहीं है वो उसको डिसाइड नहीं कर सकता। सो हमारे पास मैथ्स में दैट मीन्स आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन। दिस इज द रीज़न कि जब आप मैथ्स की बुक देखते हैं, हर यूनिट के एंड पे या बुक के एंड पर हर यूनिट वाइज हर क्वेश्चन का आंसर वहां पर दिया होता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। दैट मीन्स कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपने उसी आंसर की तरफ को चलना है, उसी आंसर को आपने डिराइव करना है उस क्वेश्चन से, तब आप जो है वो आपका प्रिसाइज आंसर होगा और एक्यूरेट आंसर होगा। और किसी भी बुक में आप देख लें, किसी भी और सब्जेक्ट में आप देख लें, इस तरह से एग्जैक्टली कीज नहीं दी होती कि हर यूनिट की नहीं दी होती। तो क्योंकि जैसे अगर आप साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, अगर कोई फिल इन द ब्लैंक है, एज पर अंडरस्टैंडिंग कोई भी बच्चा जो है वो एट अ टाइम एक ब्लैंक के अंदर अगर आप 2 वर्ड्स लगाते हैं, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो ये पॉसिबल है कि हम ये कहते हैं कि बेस्ट ऑप्शन। जब हम कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें अगर आप मल्टीपल एमसीक्यूज देते हैं
तो उसमें भी आप ऊपर जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो ये लिखी जा सकती है कि चूज द बेस्ट आंसर। दैट मीन्स कि जो आप चूज कर रहे हैं वो तो बेस्ट आंसर होगा, लेकिन उसके लेस्ट बेस्ट में अगर हम देखते हैं तो वहां पर कोई और आंसर जो है वो भी सूटेबल हो सकता है उस ब्लैंक के लिए। लेकिन मैथ्स में दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। उसमें आपने हमेशा यही करना है कि जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके ऊपर आप एमसीक्यूज में कभी ये लिखा हुआ नहीं देखेंगे चूज द बेस्ट आंसर, बिकॉज उसमें आंसर एक होता है और वही एक्यूरेट आंसर होता है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन भी आ सकती है और ये ऑप्शन भी आ सकती है इसके आंसर में। एट अ टाइम उसमें एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी और उसी को चूज किया जाएगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है मैथ्स की, दिस इज कॉल्ड एज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। This holds not only for the expert but also for anyone who uses mathematics at any level। यानी हर एक इंसान के लिए, फॉर एग्जाम्पल सिंपली अगर आप एक बहुत छोटे बच्चे को प्लस करवा रहे हैं, एडिशन के क्वेश्चंस करवा रहे हैं और उसमें आपने उसको कोई भी दो डिजिट्स को प्लस करना सिखाया है, लाइक 7 + 7 आप उसको करा रहे हैं, दैट इक्वल्स टू 14। तो वो एक छोटे बच्चे के लिए भी 7 + 7 इट विल ऑलवेज बी 14। वो उसके लिए कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप 12 कर दें या 11 कर दें, उसका आंसर जो है वो 14 ही आएगा। और इसी तरह से अगर आप एप्लीकेशन मैथ्स की इंजीनियरिंग में देखते हैं तो वहां पर भी अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, सर्वेज में कोई कैलकुलेशन करनी है या मैथ्स की कहीं भी किसी और सब्जेक्ट में एप्लीकेशन है, तो जो उसकी एक्यूरेसी है, जो उसकी प्रिसीजन है, वो वही रहेगी, उसका लेवल, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लाइक हिस्टोरिकल जब हम किसी का बैकग्राउंड शो कर रहे होते हैं या उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, 1876 अगर अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको हम कभी भी 1877 या 1878 नहीं कर सकते। जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो वही रहेगी। तो इस वजह से मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो किसी और फील्ड के अंदर यूज हो रहे हो, किसी और सब्जेक्ट के अंदर यूज हो रहे हो, उसके अंदर प्रिसीजन और एक्यूरेसी की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको बिल्कुल भी किसी और वे में उसको बयान नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिक्स इज एब्स्ट्रैक्टनेस। एब्स्ट्रैक्ट नेचर होती है मैथ की। Mathematics is abstract in the sense that mathematics does not deal with actual objects in much the same way as physics। नेचुरल साइंसेज में हम जब बायो से फिजिक्स और मैथ्स की तरफ मूव करते हैं तो बायो जो है दैट इज द मोस्ट नेचुरल साइंस है। उसमें एब्स्ट्रैक्टनेस बहुत लो है, ना होने के बराबर है एब्स्ट्रैक्ट नेचर उसकी। और जैसे जैसे हम मैथ्स के बायो के बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं और वो नेचुरल एक वे में पढ़ाई जाती है। लेकिन मैथ्स जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर का है। मैथमेटिकल क्वेश्चंस एज अ रूल कैन नॉट बी सेटल्ड बाय डायरेक्ट अपील टू एक्सपेरिमेंट। मैथ्स में कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने पड़ते, बिल्कुल भी उसमें कोई ऐसा लैब उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती मैथ्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी इज समथिंग दैट वी कैन नेवर एक्सपीरियंस एंड येट इट इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो बहुत सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, वो तो हो सकता है कि उसमें एब्स्ट्रैक्टनेस कम हो, वो आपको एक्चुअली ऑन ग्राउंड सिचुएशन में बच्चों को लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए तो हम उनको कॉन्क्रीट चीज़ें जो हैं वो पकड़ा सकते हैं। कॉन्क्रीट वे में उनको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स के तौर पर तो हम उनको कॉन्क्रीट चीज़ें देकर उनको मैथ्स समझाया जा सकता है। बट बेसिकली जो मैथ्स की नेचर है वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर है, मेंटल नेचर है। जैसे हम मेंटल ऑपरेशंस कहते हैं, दिमाग में ही उन चीज़ों को सॉल्व करना होता है। एग्जैक्टली हाथ में आपको पकड़ने के लिए मैथ्स के अंदर ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी इज समथिंग दैट वी कैन नेवर एक्सपीरियंस। इन्फिनिटी लाइक एक ऐसी चीज़ होती है, आपको थोड़ा सा इसका अगर अपने जब आप स्कूल लेवल का आपको याद हो फिजिक्स या मैथ्स का के कॉन्सेप्ट्स, तो इन्फिनिटी होती है दैट नेवर एंड्स। तो कोई चीज़ जब कभी एंड ही नहीं हो रही होती और उसका एंड आपके हाथ में नहीं होता, तो उस कॉन्सेप्ट को हम इन्फिनिटी कहते हैं एंड दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। यही नेचर मैथ की है। आवर होल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन द assumption that there are infinity many numbers so that counting need never stop।
काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आप जितने मर्जी काउंटिंग के आप देख लें, मिलियन, ट्रिलियन, खरबों में चली जाती है, लेकिन इससे कभी हम ये नहीं कह सकते कि ये आखिरी डिजिट है, ये आखिरी नंबर है पूरी दुनिया में, और यहाँ पर आखिरी जो है, यहाँ पर काउंटिंग ख़त्म हो जाती है, तो ये हम नहीं कह सकते। देयर आर इन्फिनिटी मैनी फ्रैक्शंस बिटवीन 0 एंड 1, दैट देयर आर इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सेट्रा। सर्कल के अंदर अगर आप पॉइंट्स को काउंट करना शुरू करें तो वो इन्फिनिट होते हैं। वी हैव नो वे ऑफ नोइंग एंड जस्टिफाइंग दैट इट इज सो बिकॉज we cannot observe and count all these infinitely, then it is not a concept corresponding to any object that we have seen or likely to see. It is an abstract concept. तो infinity का totally जो concept है वो infinite का concept होता है, abstract concept है कि एक चीज़ अगर exist ही नहीं कर रही तब भी हम उसको समझते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद है, इसको हम abstract कहते हैं। मैथ्स की नेचर जो है वो abstract नेचर होती है। Next characteristic of mathematics is mathematical language and symbolism. It distinguishes from many other subjects as its peculiar language and symbolism. मैथ्स की लैंग्वेज किसी और सब्जेक्ट की लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट एक लैंग्वेज है। इसका एक अपना स्टाइल है, इसके अपने सिंबल्स हैं, इसकी अपनी अरेंजमेंट है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। हम उसे अपनी मर्जी से चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर एक छोटे से छोटा रूल भी है मैथ्स का कि अगर आपने सब्ट्रैक्शन को पहले सॉल्व नहीं करना, पहले आपने एडिशन को सॉल्व करना है, ये एक सिंपल रूल है मैथ्स का, तो इस लैंग्वेज को आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। Lindsay says mathematics is the language of physical sciences and certainly no more marvelous language was ever created by the mind of man. तो मैन मेड जो लैंग्वेजेस हैं उसमें ये सबसे लिंडसे के अकॉर्डिंग सबसे मार्वलस लैंग्वेज है, सबसे डिफरेंट लैंग्वेज है। मैन हैज़ द एबिलिटी टू असाइन सिंबल्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड सिंबल्स कट शॉर्ट द लेंथी स्टेटमेंट्स एंड हेल्प द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज और थिंग्स इन द एग्जैक्ट फॉर्म। Mathematical language is free from verbosity and helps into the point, clear and exact expression of facts. तो मैथ्स जो है वो इंसान को किसी भी किस्म की कंफ्यूजन से फ्री करता है। मैथ्स की लैंग्वेज क्लियर और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है, उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती, इंसान अपनी मर्जी से उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अगर आप इक्वेशन फॉर्म्स की बात करते हैं, इक्वेशंस होती हैं मैथ्स के अंदर, तो इक्वेशन मैथ्स की एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू जो है उनको डेवलप किया जाता है, एक प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग उनको फॉर्मुलेट किया जाता है और उन इक्वेशंस को अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस नहीं की जा सकती, वो प्रिसाइज हैं, एक्यूरेट हैं। मैथ्स के जो सिंबल्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेबिलिटी। नॉलेज इज पावर ओनली व्हेन इट इज अप्लाइड। The study of mathematics requires the learner to apply the skills required to new situations. So maths will be applicable only when the students are able to apply the learned skills in new situations. अगर आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके बताए हुए क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं और जब आप क्वेश्चन की नेचर को थोड़ा सा चेंज करते हैं एंड दे आर अनएबल टू अप्लाई दोज learned rules in new situation, it means they are not good learners of mathematics, but they are rote memorizing the content. तो रोट मेमोरी जो है वो मैथ्स के अंदर इतनी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, बट मैथ्स की लर्निंग बेसिकली इसका मतलब ही ये है, आपने देखा होगा कि मैथ्स की क्लास में जो मैथ्स टीचर होते हैं वो एक या दो क्वेश्चंस एक ही तरह के, जब एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं और उसके बाद दे लीव दैट, और बाकी की जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों को कहा जाता है कि उसे वो खुद से लर्न करें। और उसके बाद द नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स इज ग्रेटली यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जो बच्चों के उनका नॉलेज उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको यूज करके बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है वो सिखाया जाता है एंड दे आर एबल टू डू दोज क्वेश्चंस। The students can always verify the validity of the mathematical rules and relationships by applying and verifying the mathematical ideas. बहुत से ऐसे रूल्स और रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको बच्चे बाद में
लर्न करने के लिए और उसको वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर अप्लाई करते हैं, डिफरेंट उनके क्वेश्चंस की नेचर को चेंज करके वही रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से वो लर्न कर सकते हैं मैथ्स को. The knowledge and its application, wherever possible, should be related to daily life situations. Concepts and principles become more functional and meaningful only when they are related to actual practical applications. Such a practice will make the learning of mathematics more meaningful and significant. So application, when we talk about the application of anything that is related with the daily life situations, because the students learn at their best when the learned concept is taught concepts are present in their daily life situations. So the need is that teachers should relate the concepts of maths to the daily life situations of the students. मैथमेटिकल सिचुएशंस जितनी भी अप्लाई हो सकती हैं डेली लाइफ के अंदर, टीचर्स को चाहिए कि वो वहाँ से बच्चों को एग्जांपल्स दें, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के हैं उनके थ्रू, और उसके बाद जो है तब की लर्निंग बेस्ट होगी और एप्लीकेबल वो होगी डिफरेंट सिचुएशंस. अप्लाई करने का जो स्किल है वो बच्चों को. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिक्स इज जनरलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन. Mathematics gives exercises in widening and generalizing conceptions, in combining various results under one head, in making schematic arrangements and classifications. तो बड़ा ही मैथ्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्लासिफिकेशंस और जनरलाइजेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़ा पेक्युलर किस्म का सब्जेक्ट है. आपने देखा होगा कि अगर आप यूनिट्स की अरेंजमेंट्स को देख लें तो एक टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एक यूनिट के अंदर होते हैं, दूसरा यूनिट उससे टोटली डिफरेंट होता है और उसके सीरीज में आता है. लेकिन अगर आप विद इन यूनिट भी देख लेते हैं तो एक्सरसाइजेज जो है, एक्सरसाइजेज यूनिट के अंदर, उनमें एक एक्सरसाइज में जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं दूसरी एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस उससे डिफरेंट होते हैं. सो इसकी अरेंजमेंट मैथमेटिक्स की और इसकी क्लासिफिकेशन बड़ी क्लियर होती है, बहुत स्पेसिफिक होती है और उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है मैथ्स के सब्जेक्ट में. सक्सेसिव जनरलाइजेशंस होती हैं मैथ्स के अंदर, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है. द नंबर कॉन्सेप्ट इटसेल्फ एनलार्ज्ड फ्रॉम दैट ऑफ द होल नंबर टू इंक्लूड सक्सेसिवली फ्रैक्शनल नंबर्स, irrational numbers, negative numbers and imaginary numbers. One of the important aspects of algebra is its generalized treatment of the processes of arithmetic. In geometry also there are repeated occasions for grouping and generating results. तो अगर आप यहाँ पर इन्होंने बात की है कि अलजेब्रा को भी देखते हैं तो वो बेसिकली अरिथमेटिक के प्रोसेसेस हैं उनको ज़्यादा जनरलाइज फॉर्म में किया गया है और उसको हम कहते हैं अलजेब्रा. इसी तरह से ज्योमेट्री जो है उसमें रिपीटेडली बहुत से और ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होते हैं. तो अलजेब्रा की अगर आप एग्जांपल, इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट आपको लिए कर देती हूँ कि अलजेब्रा की अगर आप एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल अलजेब्रा की स्टेटमेंट्स अगर आपको याद हो तो कुछ इस किस्म की होती थी, लाइक 3x + 4y. तो इस तरह से अब जो प्लस का कॉन्सेप्ट है वो अरिथमेटिक्स से आया है, ये उसकी जनरलाइजेशन है. जैसे जैसे हम मैथ्स में एडवांस्ड लेवल की तरफ जाते हैं तो वो पिछले कॉन्सेप्ट्स की जनरलाइजेशंस आ रही होती हैं और उन्हीं की बेस पर, जब पिछले कॉन्सेप्ट्स की बेस पर हम अगले कॉन्सेप्ट में जंप करते हैं तो इसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स. हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वन बाय वन. और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक की कंटिन्यूएशन है दैट इज अबाउट द रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स. रिलेशनशिप जो मैथ्स का है विद अदर डिसिप्लिन्स, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है. मैथ्स की जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उनकी बेसिस पर वी कैन से दैट मैथमेटिक्स इज अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट एंड इट हैज़ इट्स एप्लीकेशंस इन ऑल अदर डिसिप्लिन्स. तो और अदर फील्ड्स में, बाकी सारी फील्ड्स में भी इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल बिजनेस, इंडस्ट्री, म्यूजिक, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स, स्कॉलरशिप्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड सोशल एंड नेचुरल साइंसेज. सो मैथ्स इज एवरीवेयर. The relationship between mathematics and the other fields of basic and applied sciences is especially strong. Science and maths, ये जो अलायंस है साइंस एंड मैथ्स की वो बहुत पुरानी है, साइंस और मैथ्स की, और बहुत सदियों के पुरानी है. साइंस प्रोवाइड्स मैथमेटिक्स विद इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स टू इन्वेस्टिगेट
and mathematics provides science with powerful tools to use in analyzing data. साइंसेस के अंदर अब जो रिसर्च ट्रेंड्स चल रहे हैं और उसके अंदर जब हमने डाटा को एनालाइज करना होता है, दैट इज़ ऑल मैथ्स. वो मैथ्स की एप्लीकेशन होती है. जब आप रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उसके लिए जो आपको टेक्निक्स और जो टूल्स आपको चाहिए होते हैं, अगर आपको SPSS फॉर एग्जांपल याद हो तो दैट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स. Often abstract pattern that have been studied for their own sake by mathematicians have turned out much later to be very useful in science. Science and mathematics are both trying to discover general patterns and relationships, and in this sense they are part of the same endeavor. तो इसी तरह से साइंस और मैथमेटिक्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं. जैसे मैथ्स की एग्जांपल मैंने आपको साइंस के अंदर दी है, सेम साइंस जो है वो मैथ्स के अंदर बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करती है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करती है, जिनको सॉल्व करने के लिए वी नीड मैथ्स. लाइक अगर हमने कोई डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, कोई ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हमने बहुत सी डिफरेंट मेजरमेंट्स करनी है, तो उसके अंदर मैथ्स इन्वॉल्व हो जाएगा साइंस के साथ. मैथ्स का रिलेशनशिप लैंग्वेजेस के साथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सिंबॉलिक लैंग्वेज है मैथ्स की अपनी, जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज जो है ये साइंस की एक बेसिक लैंग्वेज है. फॉर एग्जांपल मैथ आप फिज़िक्स के अंदर बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स और बहुत से ऐसे लॉज पढ़ते हैं जिनको सिंबॉलिकली जब डोनेट किया जाता है, उनको शो किया जाता है, तो वो मैथ्स की फॉर्म ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M is not simply a shorthand way of saying that the acceleration of an object depends on the force applied to it and its mass. ठीक है, अगर आपको याद हो तो A is equal to A is called as is used to denote acceleration, F for force, M for mass. So rather it is a precise statement of the quantitative relationship among those variables. More important, mathematics provides the grammar of science, the rules for analyzing scientific ideas and data rigorously. तो सिर्फ ये नहीं है कि मैथ्स जो है वो उसको सिंबल, मैथ्स के सिंबल को यूज़ किया जाता है लैंग्वेजेस के साथ, बल्कि उसके लिए वो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को शो करता है. अब A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M, दिस इज नॉट सो वेरी सिंपल. जब आपने इसको एक्सप्लेन कर, नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज. पर्टिकुलर आपको इसके लिए वोकेबलरी चाहिए, लाइक एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोशन है. तो ये वर्ड्स जो आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करें, ये पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक लैंग्वेज है, और इस सारे को तो मैथ्स जो है वो एज अ लैंग्वेज यूज़ होती है. नेक्स्ट इज मैथ्स एंड साइंस. मैथमेटिक्स एंड साइंस हैव मेनी फीचर्स इन कॉमन. These include a belief in understandable order, an interplay of imagination and rigorous logic, ideals of honesty and openness, the critical importance of peer criticism, the value placed on being the first to make a key discovery, being international in scope, and even with the development of powerful electronic computers, being able to use technology to open up new fields of investigation. सो मैथ्स जो है वो अब मैथ्स और साइंस का रिलेशनशिप बहुत ग्रो कर रहा है, और इसके बहुत से अब फीचर्स और ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गए हैं, और ये सारे फीचर्स जो लिस्ट किए गए हैं ये मैथ्स और साइंस के कॉमन फीचर्स हैं. टेक्नोलॉजी के साथ मैथ्स का रिलेशनशिप बहुत जो है वो एविडेंट है, बहुत प्रोमिनेंट है. Fruitful relationship with each other, the mathematics of connections and logical chains, for example, has contributed greatly to the design of computer hardware and programming techniques. तो कंप्यूटर की जब हम बात, कंप्यूटर इज़ द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी. सारी जितनी आज हम आईटी जितना ज़्यादा हम इसका जिक्र करते हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर जो है दैट इज़ द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी. अब आप जितने भी इसमें स्मार्ट फोन्स हैं, स्मार्ट और भी जितने गैजेट्स हैं हमारे पास, उसमें बेसिकली जितनी भी जो उसकी प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है वो कंप्यूटर के ऊपर बेस करती है. सो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब कंप्यूटर के हार्डवेयर से लेकर उसके सॉफ्टवेयर तक, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी लैंग्वेजेस, दैट ऑल यूजेस मैथ्स. Mathematics also contributes more generally to engineering, as in describing complex systems whose behavior can then be simulated by computer. In those simulations,
Design features and operating conditions can be varied as a means of finding optimum designs. For its part, computer technology has opened up whole new areas in mathematics, even in the very nature of proof, and it also continues to help solve previously daunting problems. तो पिछले जितने भी ऐसे पेंडिंग प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए भी अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और कंप्यूटर के अंदर जितना भी इंजीनियरिंग की यहाँ पर इन्होंने बात की है, इंजीनियरिंग के अगर हम डिज़ाइंस बिल्डिंग्स की हम बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि हम अगर आपको पुराने मेथड्स अगर आपने देखे हों, कहीं ऑब्जर्व किए हों इंजीनियरिंग के, तो वो बहुत बड़े बड़े शीट्स के ऊपर डिज़ाइन बनाए जाते थे, ड्रॉ किए जाते थे पेंसिल से, और उनकी मेजरमेंट्स के साथ एंड ईच एंड एवरीथिंग वो हम पेंसिल्स के ऊपर और पेंसिल्स के साथ और पेजेस के ऊपर काम होता था। लेकिन अगर आप इस वक्त जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद अगर आप देखते हैं तो अब जो इंजीनियरिंग के सारा काम है, मोस्टली जो काम है इंजीनियरिंग वो कंप्यूटर्स के ऊपर हो रहा है। डिज़ाइंस, मॉडल्स, सारे के सारे जो डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं वो कंप्यूटर्स के ऊपर बनाए जा रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल पॉसिबल थ्रू मैथ्स। We will discuss few more relationships of mathematics. The next one is mathematics and physics. Child should have rich knowledge of mathematics to understand physics. Because आपको पता है कि मैथ्स और फिज़िक्स जो हैं वो बड़े इंटर रिलेटेड होते हैं। फिज़िक्स में बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें मैथ्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। For example, when we have to solve the numericals of physics, we use mathematical operations. Generally, final shape to the rules of physics is given by mathematics. It presents these rules in practically workable form. Mathematical conclusions occur in every step of physical sciences. Charles' law of expansion of gases is based upon mathematical calculations, numerical problems on liquid, pressure, frictional force, laws of motion, gravitation, momentum and many more. तो फिज़िक्स के बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मैथ्स अपना रोल प्ले करता है और मैथ्स यूज़ होता है। नेक्स्ट रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी इसी तरह से मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कैलकुलेटेड विद मैथमेटिक्स। जितने भी हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स लैब में परफॉर्म किए जाते हैं उसमें प्रॉपर एक वेटेज के हमें कंपाउंड्स जो हैं उनको मिक्स करना होता है, और उस प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करने के लिए और प्रॉपरली उसको यूज़ करने के लिए मैथ्स हमें हेल्प करता है। जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं टू मेजर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स एंड केमिकल कंपाउंड्स, टू कैलकुलेट एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। आपको याद हो केमिस्ट्री के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, एम्पेरिकल फार्मूलाज, वो सब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में होते हैं। इन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, चार्ल्स लॉ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो चार्ल्स लॉ जो है वो फिज़िक्स का भी एक कॉन्सेप्ट है और केमिस्ट्री में भी उसको पढ़ाया जाता है। Next relationship of mathematics is with biology. Mathematics has very high correlation with biology. The normal weight, caloric value, rate of respiration, nutritive value of food, transpiration is calculated by maths. तो ये जितने concepts हम बायो के हैं और इसके अलावा बहुत से concepts में maths की calculations use की जाती हैं। The growth in weight of infants up to 9 months, yeah, up to any age, to count the number of bones in human being and other different species, to measure blood pressure, to count the number of WBCs and RBCs in different blood groups, to count sex chromosomes or any other chromosomes. So in all these concepts math is used.
Then next relationship of mathematics is with social sciences. After completion of the unit, child can read, interpret and draw the graphs. इस किस्म के आपने चैप्टर के स्टार्ट में सोशल साइंसेज की बहुत सी डिफरेंट जो फील्ड्स हैं सोशल साइंसेज के अंदर, एज़ यू नो सोशल साइंसेज जो है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है और उसके अंदर बहुत से डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं. तो ये सारे जो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैथ्स जो है उसका यूज़ होता है. हमारे पास हर यूनिट के स्टार्ट में एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव या एम उसका लिखा होता है और वो यूजुअली उसमें ड्राइंग, ग्राफ्स, इंटरप्रिटेशन और रीडिंग इवन वो सारा उसमें लिखा होता है. तो इंटरप्रिटेशन जो है वो भी मैथ्स की एक स्किल है और ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करना ये भी मैथ्स की स्किल है. फॉर एग्ज़ाम्पल टू कंपेयर द पॉपुलेशन, जब आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को कंपेयर करना होता है, किसी भी तरह की कोई भी जो वैल्यू है उसको जब हमने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कंपैरिजन उसका करना होता है, इवन जब हमने हिस्ट्री पढ़ते हुए हमने डिफरेंट डेट्स और डिफरेंट एजेस को हम पढ़ते हैं, जैसे हमने एक पहले लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़ते हुए भी जब हमने उसमें डिफरेंट एजेस का जिक्र किया है, तो जो टाइम फ्रेम है या जो डिफरेंट ईयर्स होते हैं उन वो भी इटसेल्फ मैथ के कॉन्सेप्ट हैं. स्टूडेंट्स कैन ड्रॉ बार ग्राफ्स, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ वेरियस कंट्रीज़, पर कैपिटा इनकम, इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सोशल साइंसेस के अंदर जितने यूज़ होते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर दिस लेक्चर. ब्रीफली मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि इस लेक्चर में हमने पहले जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैथमेटिक्स की देखी हैं और फिर हमने मैथमेटिक्स का रिलेशनशिप स्टडी किया है विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ड्यू टू टाइम शॉर्टेज और आपके सिलेबस की रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स मैथ्स के और कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस नहीं कर पाए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं. थैंक यू.